ये ज़रा खौफ़नाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो हैं बेचारे उनके ऊपर छुरियाँ फेरी जाती हैं। ख़ैर मैं तो ऐसा नहीं करती। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बह करके हम खुद को बरीउज़्ज़मा समझते हैं। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फ़ज़ा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। मेरे घर के आस-पास से बेचारे बकरों की आवाज़ें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, ये मंजर आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। क्यों हम इतने बेहिस हैं, इतने हम अनएथिकल हो गए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं, खुद को बरीजुमा समझते हैं। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज़ प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें। दिखावा करते हैं, तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें, कितने बकरे, कितने बैल, इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया। सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबला बाजी कर रहे होते हैं। इस वजह से कि उन्होंने एक पूरा शहर बेंगलोर बनाया, आईटी सिटी से कहा जाता है, ठीक है ना, वो हब है। अवाम 50 रुपए यूनिट बिजली का बिल भर रहे हैं, लेकिन बिजली आ भी नहीं रही। बिल भी भरो, बिजली भी ना आए। जाहिर बात है कारोबार भी ठप हो रहे हैं लोगों के, लेकिन हुक्मरान कभी लंदन कभी दुबई बैठकर इलेक्शन जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। अच्छा, वजीर आजम साहब IMF सरबराह को 4 बार फोन कर चुके हैं, मगर हमने माजी की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी मईशत वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। लेकिन अब बहुत तेजी से ये सुनने में आ रहा है कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया और खास करके फिजा खान जैसी एंकर खूब रो रही है, क्योंकि ईद के मौके पर पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है और ईद के मौके पर चोरी और डकैती की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला। वहीं कुर्बानी के नाम पर बेजुबान जानवरों को मारा जाता है और यहाँ तक कि उसका बचा हुआ हिस्सा सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बटा हुआ है। कोई एंकर बोल रहा है कि ये कुर्बानी जायज है, तो कोई एंकर बोल रहा है कि अगर कुर्बानी देनी ही है तो हमारी कोई प्यारी चीज की कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि बेजुबान जानवरों की। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि सब जानते हैं आज ईद का दिन है। वैसे तो खैर ये ज़रा खौफनाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो हैं बेचारे उनके ऊपर छुरियाँ फेरी जाती हैं। खैर मैं तो ऐसा नहीं करती और कई साल से मैं तो बिल्कुल जी कुर्बानी उस किस्म की नहीं करती जो कि नॉर्मली इस ईद में की जाती है कि कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस तरह की चीज़ों से थोड़ी-सी उलझन होती है और जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था शायद कि मैंने ऊँट की कुर्बानी देखी थी जब मैं छोटी-सी थी और कराची में थी। तो मैं वहाँ पर जब ऊँट बेचारे को जो है उसकी कुर्बानी की जाने लगी तो जो खून निकला उसकी गर्दन में से वो देखकर तो मैं बेहोश होके गिर गई थी और फिर मुझे उठाकर मेरे घर जो है पहुँचा दिया गया कि जी ये रख लीजिए, ये वहाँ पे गिर के बेहोश हो गई थी। तो मैं जी तब से जो है वो मैंने तो तौबा की है और मैं तो ना बाहर 3 दिन निकलती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल ना देखना पड़े। इस वक़्त भी मेरे घर के आस-पास से बेचारे बकरों की आवाज़ें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि शायद कुर्बानी का मतलब यही है कि आप जो है वो किसी न किसी जानवर को लाकर और उस बेचारे की जान ले लें। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज़ प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें। चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो, जैसे कि मैं ज़्यादातर ये करती हूँ हर साल कि कुछ पैसे निकाल कर रखती हूँ, उससे मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ, ड्रेसेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती और मैं वो पैसे किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, जिसको घर में ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो या हाउस रेंट की ज़रूरत हो, मेडिकल में, एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो, तो वो पैसे मैं वहाँ दे देती हूँ। बहुत लोग मुझे बुरा-भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं, "भई ये क्या बात हुई? ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो।" लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ कि जी यहाँ आपने बिल्कुल नहीं आना और अपने पास ही रखिए, जो करना है कीजिए, हमारे साथ कोई लेना-देना नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वो जो पैसे होते हैं हर साल मैं निकाल कर उन पैसों को कहीं न कहीं
दे देती हूँ, ख़ासतौर पे ऐसे लोगों को जो कहीं मज़दूरी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे अक्सर इस्लामाबाद में दिख जाते हैं बैठे हुए परेशान हाल लोग, उनकी मदद कर देती हूँ। अब इसके ऊपर अगर किसी ने मेरे ऊपर भाषण देना है कि जी मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, तो दे सकते हैं, क्योंकि मेरी मर्ज़ी। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्ज़मा समझते हैं। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फ़ज़ा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम जिम्मेदार नहीं ले रहे। और हम लाखों रुपए कुर्बानी पे खर्च करते हैं, तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें, कितने बकरे, कितने बैल, कितने गाय। ये जो मुकाबलाबाजी लगी रहती है, ये कुर्बानी के हवाले से भी मुकाबलाबाजी हो रही होती है। इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है हमारे, यहाँ पे आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट सर यहाँ पे ऑलमोस्ट आबादी है, आप मतलब लगा लें 20-22 करोड़ तो ऑलमोस्ट 24 ऑलमोस्ट 24-25। उधर 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ के रोड पर आबादी है। अगर पूरी दुनिया में जो ये रिसेशन आया, ये इश्यूज आ रहे हैं, पूरी दुनिया की अगर इकानमी डाउन हो रही है, उनकी इकानमी तेजी से बढ़ रही है। उसका मसला ये है कि उनकी फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है, प्लस ये कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनके पास है। अगर आप थोड़ा सा अगर फॉलो करते हैं जियो पॉलिटिक्स को, आपको आइडिया होगा कि इंडिया की इकॉनमी ना सिर्फ बेहतर है बल्कि वो अपने वाला उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है। बिल्कुल, ये देखें एजुकेटेड राय ये होती है कि जिसे पता हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर बैलेंस होगा तो ही इकॉनमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। ये बताएं क्या वजह है, क्या रीज़न है ऐसी कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि इंडिया तेज़ी से ग्रो करता जा रहा है इतनी बड़ी आबादी के साथ। कहने में ये आ रहा है कि शायद आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो वो इंडिया की होगी। सर वो ग्लोबल पावर नज़र आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब उस पर हम इस बात पे मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। उसका रीज़न ये है कि आई गेस कि उन्होंने अपनी करेंसी को बड़ा मेंटेन किया, प्लस उनके बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा था, उनके फॉरेन रिलेशन बड़े अच्छे थे। उनकी एक सर्टेन उन्होंने डॉक्ट्रीन जो है उन्होंने मतलब उसको किया हुआ था कि उस डॉक्ट्रीन पे चल रहे थे। वो उनका एक मतलब उनका लॉन्ग टर्म विजन था। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है ना, हम शॉर्ट टर्म चल रहे होते हैं कि चीज़ों को हल करें या फिर बिल्कुल हल नहीं होती, या लोन्स ले लेते हैं। अभी लोन्स ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म एक प्लान है कि चलो मुल्क का थोड़ा सा मसला हल होगा फाइनेंशियली, पर अल्टीमेटली हम डेट ट्रैप में फंस गए ना। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे अगर लोन की भी बात करें, अभी रिसेंटली हमने कराची पोर्ट को गिरवी रख दिया, कभी हम किसी चीज़ को गिरवी रख देते हैं, अपनी किसी सरकारी बिल्डिंग को गिरवी। उन्होंने भी लोन लिया था, लेकिन उन्होंने जो उनका अपना प्रोजेक्ट था या डील थी, प्रोग्राम था, वो इंडिया ने उन्होंने ख़त्म कर दिया 1993 में IMF के साथ। वो कैसे इस जंगल से निकले? सर वो इस तरह निकले कि उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया ना इकॉनमी को। उनके जो मनमोहन सिंह आए थे, अगर आपने थोड़ा आपको आइडिया होगा कि उन्होंने इकॉनमी को प्राइवेटाइज़ किया और उन्होंने मतलब बाहर से मतलब